अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी, सोशल मीडिया यूजर्स ने कायदे अवाम को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। हैशटैग सलाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ट्रेंडिंग में सबसे आगे। जिंदा है भुट्टो जिंदा है, गड़ी खुदाबख्श में जियालों का बानी पीपल्स पार्टी को खिराज अकीदत। बरसी की मरकजी तकरीब के साथ ही हैशटैग भुट्टो हॉट ट्रेंड बन गया। और सिंध पुलिस को सियासत से पाक करो, अदालती हुक्म पर एडी ख्वाजा की आईजी सिंध के ओहदे पर बहाली के साथ ही अवामी मुतालबा जोर पकड़ गया। हैशटैग फ्री सिंध पुलिस मकबूल ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, 4 अप्रैल मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई। सोशल मीडिया पर जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर मुख्तलिफ हैशटैग्स के साथ ट्रेंडिंग का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर कायदे अवाम को शहरियों ने शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। लोगों की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीर शेयर की गई और भुट्टो की यादगार तकरीर के कुछ क्लिप्स भी शेयर किए गए। जिस तरह गड़ी खुदाबख्श में अवाम का ठाटे मारता समंदर देखा गया, उसी तरह ट्वीट्स की एक बारिश भी सोशल मीडिया पर देखी गई। लोग कैसे अपने महबूब लीडर को याद कर रहे हैं, इस बारे में कुछ ट्वीट्स भी शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट है जुल्फिकार अली भुट्टो की नवासी बख्तावर भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने ये कहा है अपने नाना को उन्होंने याद भी किया और लिखा है कि भुट्टो लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। रेहाना यास्मीन लिखती हैं कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। अगला ट्वीट है रब नवाज बलोच का, इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर का क्लिप शेयर किया और इसे तारीखी तकरीर भी करार दिया है। ये क्लिप आपको दिखाते हैं। और अगले ट्वीट की जाने पड़ते हैं। शरीर रहमान ऑफिस की आईडी से भेजे गए ट्वीट में लिखा गया है कि बहैसियत वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने न सिर्फ मईशत दोबारा खड़ी की, बल्कि 90,000 फौजियों की दिल्ली से वापसी भी उनका कारनामा थी। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। एहतिशाम कुरैशी ने अपने ट्वीट में भुट्टो के खिलाफ मुकदमे के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज की तारीखी तस्वीर शेयर की है। और अगला ट्वीट है आमरा यूनुस का, जो लिखती हैं कि आज के दिन पाकिस्तान को मौत की सजा सुनाई गई। ये मौजज़ा है कि अब भी सांसें चल रही हैं। कुछ और ट्वीट्स की जानिब हम बढ़ेंगे और अगला ट्वीट है मलिहा मंजूर का, जो लिखती हैं कि भुट्टो के नक्शे कदम पर चलने की जिम्मेदारी न सिर्फ पीपल्स पार्टी की है बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है। फिजा बतूल ने ट्वीट में शेर के जरिए भुट्टो से अकीदत का इजहार किया। बड़ा फरीजा था तबलीग इश्क मेरे लिए, मैं मुनकिरों की जमीन पे अजान दे आया। एक अगला ट्वीट आखिरी शामिल करते हैं असद जुल्फिकार खान, ये लिखते हैं कि अब भी उठते हैं और जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। हमें याद रहेगा जो भुट्टो ने हमारे लिए किया है। ये तमाम ट्वीट्स है जो कि हैशटैग सलाम जुल्फिकार अली भुट्टो पर किए गए थे, ये तो आपने जाने। और अब इन्हीं ट्वीट्स के बारे में और आज के दिन के बारे में बात करते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ हैं। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा कि भुट्टो साहब का जो विजन था कि पाकिस्तान खुशहाल हो, ताकतवर हो, क्या उसको हासिल कर लिया गया है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मैं सलाम पेश करती हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो को कि जिनके नज़रिए के तहत आज घर घर में सियासत पहुंची और मुझ जैसे गरीब खानदान की खातून सियासत के आला ऐवान तक पहुंची। सही। और जहाँ तक आपने कहा कि दोनों बातों को, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जुल्फिकार अली भुट्टो वो वाहिद लीडर है इस मुल्क का जिसने ना सिर्फ के अवाम के हुकूक की भी जमानत दी बल्कि नजरियाती सरहदों को भी मजबूत किया। और 77 में उसने ऐलान किया कि आज मुल्क एटमी ताकत बन गया, ऐवान में ही ऐलान किया था। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की जो धमकी दी गई, वो भी सबने देखा कि किस तरह से जो है बहंगे मोहरे जो थे वो काम आए और किस तरह से इंटरनेशनल साजिश के तहत जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। और ये शहादत जो है ये जुडिशल मर्डर की शक्ल में हुई, जो आज भी काला दाग है हमारी अदलिया के ऊपर। और जहाँ तक बात है उनके विजन की, तो आज मुल्क में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है वो उसके बाद नजर नहीं आया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये उसका विजन था कि मोहतरमा ने न्यूक्लियर पावर की यूटिलाइजेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ल में दी और आज हम एक मजबूत तरीन मुल्क हैं। गो के इस वक्त हमारी नाकस पॉलिसीज की वजह से कर्जा पॉलिसी है ही नहीं, हम दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर हैं ये सब समझते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक खुशहाली की है, तो अगर मुल्क में
इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा, स्टील मिल को तबाह किया जाएगा, पीआईए को जो है वो कंगाल किया जाएगा, रेलवे को कंगाल किया जाएगा। मिनिस्टर्स अपना काम करने के बजाय एक खानदान की करप्शन को छुपाते रहेंगे तो फिर दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि 2-2 साल की 2 कमजोर हुकूमतें बीबी शहीद की आई, लेकिन सबने देखा कि गवादर पे जब उन्होंने काम किया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है। चाइना से जब क्या कहते हैं हमने बिजली के तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए तो नवाज शरीफ ने आके उनको इस तरह कर दिया कि चाइना मजबूर हो गया कहते हुए कि हुकूमत संजीदा नहीं है। तरबेला और चश्मा पावर प्रोजेक्ट्स के काम जो हैं वो बंद कर दिए गए, लेकिन बहरहाल उसके बाद सबने देखा कि 10-8 साल की आमरीत भी कुछ नहीं दे सकी और नवाज शरीफ भी कुछ नहीं दे सके सिवाय पीली टैक्सी के। हाँ, आसिफ अली जरदारी के जमाने में मैं ये जरूर कहूंगी और बहुत फखरिया कहूंगी कि 342 के ऐवान में सिर्फ 126 मेंबर के साथ पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ भुट्टो साहब की ख्वाहिशात पे अमल करते हुए आइन को सही किया, 58(2)B का खात्मा किया, 18वीं तरमीम की, और इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है CPEC और गैस पाइपलाइन जो है उस जैसे मंसूबे दिए। पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं उन पे पैसे नहीं रखे जा रहे, वरना दयामर और भाषा बिल्कुल तैयार है। नीलम केलम से खुद कह दिया है पावर मिनिस्टर ने कि इन्होंने नहीं रखे। हमने एक जो बहुत बड़ी बात थी कि हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, जो कि परवेज मुशर्रफ के जमाने में एहसन इकबाल भी कहते थे कि ये बबल इकोनॉमी है और फ्रेंडली इंपोर्ट किए जा रहे थे वो आइटम, हमने तकरीबन 550 आइटम बैन किए और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को जरई बुनियाद पे बनाया, क्योंकि पाकिस्तान एक जरई मुल्क है। तो शैला साहब अफसोस कि हमारी जरई पॉलिसी नहीं है, किसान बेहाल है, झूठे पैकेज अनाउंस किए जाते हैं, मुल्क कर्जों में डूब गया है और 6 महीने में जो बिजली का वादा करके आए थे आज कह रहे हैं कि नहीं, मौसम बेईमान है। तो शैला साहब, पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट्स की तो ये बात हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद जब इंसाफ का मुतालबा करती है तो किससे और क्यों किया जाता है? क्योंकि भुट्टो साहब के गुजर जाने के बाद भी 2 बार बीबी की हुकूमत भी आई, फिर 2008 से 2013 तक 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, तो अपने अदवार में पीपल्स पार्टी ने खुद इंसाफ क्यों नहीं लिया अपने लिए? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अभी अगर आपने परसों का अखबार पढ़ा, 4.5 महीने के बाद बीबी साहिबा का केस अब लगा, तो अदलिया तो आजाद है ना मेरे भाई। हम तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन बुलवा सकते थे, हमने बुलवाया फ्रांस के, उसमें ज्यादा पैसे लगे, जिसका नाम नहीं था FIR में वो परवेज मुशर्रफ का नाम आया। फिर आप कहेंगे कि हमने उसे रेड कारपेट दिया, हमने नहीं दिया, वो GHQ में रहता था, सदर उस वक्त जरदारी साहब नहीं थे, उनके इदारे ने उन्हें दिया था, तो ये वाला सवाल मत कीजिएगा। दूसरी बात ये कि बीबी साहिबा के अलावा जो भुट्टो साहब का वक्त था, तो क्या 20-20 महीने की फ्रेजाइल गवर्नमेंट जिसमें ना हमारा वजीर खारजा ना कुछ, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें ये नहीं हो सकता था। हमने रेफरेंस खुलवाया था भुट्टो साहब का, हमने रेफरेंस दायर किया था अपने दौर में, लेकिन उस पर भी सब जानते हैं कि उसकी भी हियरिंग नहीं हो रही। हम यही कर सकते थे। अब ये पुराने जमाने में बादशाह की कहानी तो है नहीं कि रात को आसिफ साहब भेस बदल के निकलते और ढूंढते कातिल। तो शैला साहब, पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो साहब के नारे रोटी कपड़ा और मकान को लेकर चल रही है। इसी नारे पर पीपल्स पार्टी सिंध से वोट भी लेती है, लेकिन इस नारे की तकमील कब होगी? सिंध के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान कब मिलेगा? उनकी हालत कब बदलेगी? हम पूरे पाकिस्तान से वोट लेते हैं। हाँ, सिंध में वो बेमानी जरा कम कर पाते हैं। हमें सिर्फ एक फेयर इलेक्शन कराएं। और जहां तक मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आके रोटी के प्लांट लगा देगी, कपड़ों के मिलें लगा देगी। हमारी जब हुकूमत आती है तो रोजगार के मौके मिलते हैं। हमारी हुकूमत आती है तो कमजोर सही, लेकिन हम अमेरिका से F-32 F-16 ले लेते हैं। हमारी जब हुकूमत आती है तो हम इनकम सपोर्ट शुरू करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने सिंध में जो परवेज मुशर्रफ ने 8 साल तक रोजगार के दरवाजे बंद कर रखे थे, हमने रोजगार भी दिया और हम समझते थे कि रोजगार पहली चीज है। और आज जो है सिंध का एम्प्लॉयमेंट रेट देही और शहरी का पंजाब के देही और शहरी से ज्यादा है। सिंध अपनी तमाम सूबे 18वीं तरमीम के बाद ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी सूबा अपना पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। KPK भी विफाक की बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन सिंध अपनी बिजली खुद पैदा कर रहा है। अगर आप हमें विफाक से हमारा ड्यू शेयर जो वो ऐलान करते हैं वो दिलवा दें और उनसे ये भी कहें कि बार बार इसको रिवाइज नहीं करें,
तो हम भी आपको दिखा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज अगर आप शैला साहब, दीगर सूबों की निस्बत अगर हम सिंध की हालत देखते हैं तो वहां लोग ज्यादा बदहाल दिखाई देते हैं। भुट्टो साहब के अपने इलाके में आज भी अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, थर में इतने सारे बच्चे मर गए। भुट्टो साहब को गुजरे 38 साल हो चुके हैं, लेकिन सेहत और मुनासिब खुराक अभी तक सिंध के महरूम लोगों को नहीं मिल रही। मैं अगर आपसे कहूं कि आप लाड़काना हैं और सड़कों का जाल देखें, राइस कैनाल रोड देखें, तो फिर आप कहेंगे कि मैं सुनी सुनाई बातों पे अगर प्रोग्राम न करता तो अच्छा था। जहां तक है 3 मेडिकल कॉलेज भी हैं, टेक्निकल कॉलेज है। इसके अलावा हमने अपने दौर में 15 हॉस्पिटल दिए हैं, 9 हॉस्पिटल्स दिए, 15 हॉस्पिटल दिए, 9 यूनिवर्सिटीज दिए। और लियारी जैसी जगह में हमने मेडिकल कॉलेज देके अब तक 200 डॉक्टर निकल चुके हैं। जब से पाकिस्तान बना है पहली यूनिवर्सिटी तो कराची यूनिवर्सिटी थी। कराची में हमने जर्नल यूनिवर्सिटी कराची में भी दी, लियारी में, जो कि खुली भी है। और दूसरी बात यह कि थर में तो हमेशा से बहुत बुरे हालात थे। हमारे जमाने में मीडिया को एक्सेस हुआ और इस साल आप देखिए कि वहाँ पे माशाल्लाह कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारी गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे गंदम देती है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको एक्सेस है कि वो जाके देख सकते हैं। जो वहाँ के मसले हैं वो वहाँ के कल्चरल मसाइल हैं। अगर आप 13 साल की बच्ची की शादी कर देंगे और 25-26 साल में उसके यहाँ 6-7 बच्चे हो जाएंगे तो औरतों के मसाइल तो होंगे। और जहाँ तक मैंने कहा कि हमने रोजगार के बेहतर मौके दिए हैं। हमारे कराची में बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। छठा में हमने सबसे बड़ा दरिया के ऊपर पुल बनाया है। तो मैंने कहा कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो हम मजबूर हो जाते हैं कि 80% शेयर हमें विफाक से मिलना होता है। बाकी सबसे ज्यादा हम ही अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि हमारे सैलरीड बजट में मोस्टली काम आता है और थोड़ा सा हम उससे डेवलपमेंट करते हैं। बाकी विफाक अगर हमें पैसे दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर विफाक जो है एन वक्त पे CCI की मीटिंग बुला ले, जो उसे अब तक 17 मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सिर्फ 3 बुलाई हैं, तो हमारे शायद बहुत से मसले हल हो जाएं। हमारे 250 मेगावाट के पावर प्लांट जो हैं, जो गैस से चल रहे हैं, वो हमें मिल जाएं कि हम काम शुरू करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर विफाक जो है वो अपनी बेईमानी से नीचे उतर आए। ठीक है, शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। अब प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं और इसके बाद बात करेंगे आज के अगले टॉप ट्रेंड की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। सिंध हाई कोर्ट के फैसले से सूबाई हुकूमत के सिंध पुलिस के सरबरा की तब्दीली पर तो पानी फिर गया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अब भी हुकूमत की मजम्मत और IG सिंध AD ख्वाजा की हिमायत में ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल खोलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए रखा। शहरियों की जानिब से अल्लाह दिनो ख्वाजा को करप्शन के खिलाफ इकदाम करने की अपील की जा रही है। साथ ही सिंध पुलिस को गैर सियासी करने का मुतालबा भी अब जोर पकड़ने लगा है। इस हवाले से लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ नजर डालते हैं हैशटैग फ्री सिंध पुलिस पर भेजे गए ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट है साद कैसर का, जिन्होंने लिखा है कि AD ख्वाजा को वजह जरूर बतानी चाहिए कि जिसकी वजह से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। अगला ट्वीट है रोहिदा का और इन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर को बुराई का महवर भी करार दिया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद उसामा खुर्शीद ने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार करते हुए हैशटैग फ्री सिंध पुलिस को फ्री सिंध फ्रॉम पुलिस से तब्दील कर दिया है। खतीजा फातिमा का अगला ट्वीट है और खतीजा फातिमा ने लिखा है कि अंदरूने सिंध एक ही कानून चलता है और वो है भुट्टो का कानून, जिसे वो जंगल का कानून करार दे रही हैं। इसके बाद जो अगला ट्वीट है वो है इरम अहमद का और इरम अहमद ने लिखा है कि बिलावल भुट्टो सरदारी को अपनी मां के कातिलों के बारे में बोलना चाहिए, जो कोई और नहीं उनके वालिद ही हैं। ये इरम अहमद का ख्याल हो सकता है। हसन अरशद लिखते हैं कि AD ख्वाजा ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है। कुछ और ट्वीट्स भी शामिल करते हैं। अगला ट्वीट बिलाल नासिर खान का है, जिन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की किसी भी पुलिस सिस्टम से बेहतर, सिर्फ इसे गैर सियासी करने की जरूरत है। कुछ और ट्वीट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अनम तनवीर अपने ट्वीट में हैशटैग फ्री सिंध पुलिस के साथ तस्वीर शेयर कर रही हैं और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए हैं। आयशा बलोची लिखती हैं कि AD ख्वाजा के लिए या अभी या कभी नहीं वाला मौका है। करप्ट लोगों को रगड़ डालें इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। और आखिरी ट्वीट है अब्दुल्ला खान का, जिन्होंने लिखा है कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही जमातें दहशतगर्द हैं, जो पुलिस को पैसे और ताकत के लिए इस्तेमाल करती हैं। AD ख्वाजा साहब, हम आपके साथ हैं। आज के टॉप ने सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।